गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह बायोलॉजी का आपको तीसरा वीडियो है और इससे पहले हम लोग बहुत कुछ बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। और इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, वर्णांधता और हीमोफीलिया। ये दोनों क्या है, तो ये सब जन्म जात रोग है, यानी इसमें आपको जो उनके बच्चे होते हैं, बच्चों को उनके माता पिता से इस बीमारी के लक्षण मिल जाते हैं। आगे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कैसे होती है, तो 5 अवस्थाओं में होती है। कितने? 5 अवस्थाओं में। और कैसे? तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण। तो कहाँ से होगा, तो मुंह से शुरू होगा अंतर्ग्रहण, फिर पाचन होगा, उसके बाद अवशोषण, तो छोटी आंत में होता है मुख्य रूप से, और स्वांगीकरण तथा अंततः मल परित्याग। यानी 5 प्रक्रियाओं में भोजन का पाचन होता है। अंतर्ग्रहण, इसमें क्या होगा, तो भोजन को मुख्य गुहा में ले जाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। यानी कि मुंह से चिबाकर जब खाना मुख्य गुहा में जाता है तो क्या हो गया, अंतर्ग्रहण है। मनुष्य में पाचन क्रिया निम्नलिखित अंगों द्वारा संपन्न होता है। सबसे पहले कहाँ, तो याद कीजिए, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख से ही। तो मुख्य गुहा, भोजन नली यानी ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मलाशय एवं गुदा इसके द्वारा त्याग, यानी इसके द्वारा एग्जिट होगा, और मुंह गुहा द्वारा इंट्री होगा। भोजन नली यानी ग्रास नली, तो इसमें पाचन नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ इसमें के द्वारा भोजन जाता है। आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत की ही मुख्य भूमिका होती है। भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, तो छोटी आंत में। यानी कि यहाँ पर भोजन को तोड़ दिया गया है, तो टूटा भोजन कहाँ, तो आमाशय में। और इसमें अवशोषण कहाँ, मतलब कि शरीर के आवश्यक ऊर्जा का जो शरीर को चाहिए वह शरीर कहाँ अवशोषण करेगी, तो छोटी आंत से। बचे हुए भोजन को रुधिर में पहुँचाना क्या कहलाता है, अवशोषण। यानी कि जो उसका ऊर्जा है उसका एब्जॉर्बेशन कर लिया गया है। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। और अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा यानी एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सिंपल पाचन की यही प्रक्रिया है। इस पर अगर कोई चाहे तो घंटू बोल सकता है, उसका पिक्चर बना देगा कि पहले इस तरह यहाँ पर मुंह से एंट्री होगा, फिर एक ग्रास नली, फिर एक आमाशय होगा, एक पेंक्रियाज होगा, एक बाइल जूस का ब्लैडर होगा, फिर बड़ी आंत, फिर पहले छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, फिर छोटी आंत बड़ी होती है लंबाई में, फिर मोटा एक बना देगा ये बड़ी आंत के बाद नीचे यहाँ पर मल गुहा, यहाँ पर अपेंडिक्स रहता है। सिंपल इसी तरह का पिक्चर बना देगा, पिक्चर अच्छा से बना देगा, हम तो बनाने बहुत तगड़े हैं। आगे देखते हैं, शरीर के एंजाइम। जैसे भोजन भिन्न भिन्न भागों में पहुंचता है, तो भिन्न भिन्न भागों में रंग बिरंग के जो एंजाइम्स होते हैं उनका भोजन पर क्रिया होगा, जिसके फलस्वरूप भोजन छोटे छोटे भागों में खंडित होता है और वह पचता है, यानी पाचन के योग्य बनता है। तो पहला टाइलिन, यह लार यानी सलाइवा में पाया जाता है। कहाँ, लार यानी सलाइवा में। यह भोजन की मंड को माल्टोस में बदल देता है। तो भोजन की मंड को क्या करेगा, मंड को माल्टोस में बदलेगा। दूसरा है पेप्सिन, यह आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। कहाँ, तो आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। क्या नाम है, पेप्सिन। और यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन को किस में, तो पेप्टोन्स में बदल देता है। आगे देखिए, तीसरा है पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या है, तो यह आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है और यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। कौन, तो पेप्सिन। और इससे पहले क्या देखे थे, टाइलिन। तो यह मुख में यानी मुख के लार में पाया जाता है, जो यह भोजन की मंड को माल्टोस में बदल देता है। तीसरा है रेनिन, यह आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है और यह दूध की प्रोटीन, कौन नाम उसका, केसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। और ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन का कार्य, यह अग्न्याशयी रस में पाया जाता है। बाकी सब आमाशय में और यह अग्न्याशयी में रस में पाया जाता है। यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। वहीं लाइपेज, तो यह वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन, तो लाइपेज की बात हो रही है। अब इसके बाद हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। तो शरीर में उत्सर्जन तंत्र कौन कौन है, तो यहाँ देखिए, पहला वृक्क यानी किडनी, त्वचा
यह भी उत्सर्जी तंत्र है। यकृत अर्थात लीवर, फेफड़ा और नाक, बड़ी आंत मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र हैं, यानी उत्सर्जी अंग हैं। वृक्क यानी किडनी, तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है उसको क्या कहते हैं, तो यह नेफ्रॉन होती है। तो वृक्क की यानी किडनी की इकाई नेफ्रॉन। मूत्र हल्का अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6 होगा, यानी 7 रहता तो क्या होता है, वह न्यूट्रल उदासीन होता, लेकिन यह 6 है, यानी कि यह हल्का अम्लीय है। और यह पीले रंग का होता है। मूत्र का रंग यानी इसका जो पीला रंग है किसके लिए, तो इसमें उपस्थित वर्ण, क्या नाम है उसका, यूरोक्रोम के कारण इसका रंग पीला होता है। यूरोक्रोम होमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। होमोग्लोबिन मतलब आरबीसी की बात हो रही, तो उसके विखंडन से क्या बनता है, यूरोक्रोम बनता है। मूत्र में लगभग 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया तथा 0.3% यूरिक अम्ल उपस्थित होता है। यूरिक में बनने वाली पथरी, बार बार पूछता है, जो यूरिक में बनने वाली पथरी है वह क्या होता है, तो वह होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। वृक्क को काम न करने पर, यानी किडनी अगर काम न करने लगे तो व्यक्ति को क्या किया जाता है, इसको डायलिसिस करवाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि लीवर का काम क्या है, यह उत्सर्जित अंग है, शरीर में जो मौजूद उत्सर्जी पदार्थ हैं उसका ये उत्सर्जन करता है, लेकिन अब यह काम करना बंद कर दिया, यानी शरीर का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, तो यह मैन्युअली कराना पड़ता है, यानी मशीन से होगा। तो कैसे, उसका नाम है डायलिसिस। यकृत अर्थात लीवर का कार्य रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन, तो यूरिया कहाँ बनेगा, तो यूरिया यकृत में बनेगा, जो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। कौन, तो लीवर का काम है। और इसी यूरिया को उत्सर्जित कौन करता है, तो वृक्क करता है, मूत्र के माध्यम से। फेफड़े का कार्य CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एवं जलवाष्प के रूप में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को जलवाष्प के रूप में बाहर करना होता है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, आंत में क्या है, यहाँ देखिए आंत है। तो आंत का कार्य क्या है, तो आंत का कार्य अनपचे भोजन एवं अनुत्सर्जित पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकालना। किसका, तो बड़ी आंत का काम है। और छोटी आंत क्या करता है, तो छोटी आंत में ही जो जितने भी तरह के जो ऊर्जा के रूप में पदार्थ है, यानी भोजन का जो अवशोषण किया जाता है, कहाँ अवशोषण होता है, तो वह छोटी आंत में होता है। त्वचा की श्वेत ग्रंथियाँ पसीने का स्राव करती हैं। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, तो तंत्रिका तंत्र के भाग मस्तिष्क, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड एवं तंत्रिकाएँ होती हैं। समन्वय एवं नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क की होती है। यानी मस्तिष्क क्या है, यही CPU है। जिस तरह कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU है, उसी तरह अगर कहा जाए कि इंसान का CPU कौन है, तो मस्तिष्क है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन, तो पहला है परमस्तिष्क। तो पहला है इसमें परमस्तिष्क अर्थात सेरिबरम की बात होगी। तो यह क्या है, तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सेरिबरम सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यानी कि यह सॉफ्टवेयर का प्रमुख है। यह इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुभव, सुनना, देखना, सूंघना, बोलने तथा शरीर में चेतना के कार्यों का नियंत्रित करता है। कौन, तो सेरिबरम या परमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा है और यह अग्रभाग है। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। कौन, तो अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबरम की बात है। तो यह संतुलन यानी उठना, बैठना, चलना, जो शरीर का संतुलन है वो किसके कारण, तो इसी सेरिबेलम के कारण। और मेंडुला ऑब्लांगेटा, तो यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। यह हृदय की धड़कन, पाचन अंगों एवं श्वसन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कि यह जो अनैच्छिक क्रिया है उसको यह नियंत्रित करता है। और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होगा, तो 1400 ग्राम। तंत्रिका ऊतक की इकाई, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाता है। क्या, न्यूरॉन।
और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किससे होता है तो मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब शरीर में एक होता है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। तो पहले देखिए बहिस्रावी ग्रंथियाँ, यानी यह जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं वह यह नलिका युक्त है, यानी डॉग ग्लैंड्स होती हैं। इसमें एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं। वहीं एक होता है मिश्रित ग्रंथियाँ, यानी कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जो बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं, उन्हें मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं, जैसे अग्न्याशय। और एक और होता है तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यह नलिका विहीन यानी डॉगलेट्स ग्रंथि है। इससे हार्मोन का स्रावन होता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का और बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है, जैसे मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि एवं एड्रिनल ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जैसे पहला देखेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड। तो यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, यह साइज में सबसे छोटा, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और दूसरा है थायराइड ग्रंथि। तो यह ग्रंथि गले में स्थित होती है, और गले में कहाँ यहीं पर क्या होता है तो ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। मतलब कौन रोग तो घेंघा रोग। घेंघा रोग क्यों होता है वो जानते हैं कि आयोडीन युक्त नमक के नहीं खाने से। पीनियल कॉफ, तो यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, कौन तो पीनियल कॉफ। और पैराथायराइड, तो ये ग्रंथि थायराइड में धंसी एवं गले में स्थित होती है। तो थायराइड और पैराथायराइड दोनों एक ही पास होते हैं। और थाइमस ग्रंथि, तो यह ग्रंथि वक्ष में स्थित होती है। वहीं एड्रिनल ग्रंथि, तो यह उदर में स्थित होती है, और इसको क्या कहते हैं लरो और उरो ग्रंथि, कौन तो एड्रिनल ग्रंथि की बात है। अब आगे हम लोग देखेंगे रक्तदाब से संबंधित कुछ फैक्ट। तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg यानी 12 के बराबर होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है, अर्थात सिस्टोलिक मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना होगा 120 mmHg, और मिनिमम यानी डायस्टोलिक तो यह 80 mmHg होता है। mm का अर्थ होता है मिलीमीटर एवं Hg का अर्थ मरकरी अर्थात पारा है। यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब यानी 150/90 mmHg से पीड़ित है तो यह अवस्था हाइपरटेंशन, हाइपर माने अधिक। यदि कोई व्यक्ति लगातार निम्न रुधिर दाब यानी 100 से 100/50 mmHg से पीड़ित है तो यह अवस्था हाइपोटेंशन, हाइपर मतलब अधिक और हाइपो मतलब कम यानी निम्न से पीड़ित कहलाता है। यकृत यानी लीवर के बारे में, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार 1.5 kg कहिए 1.5 kg से लेकर 2 kg के मध्य होता है। यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। जरूरत पड़ने पर यह पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। जो शरीर में आदमी का जो पेट निकलता है उसमें क्या है तो उसका लीवर बहुत सारे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया है, जिसको हम लोग फैट कहते हैं, फैट बढ़ गया है। यह प्रोटीन उपापचय चन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रोटीन के विघटन के परिणाम स्वरूप निकले विषैले अमोनिया को यह यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, कौन तो लीवर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन का भी संश्लेषण एवं संग्रह कहाँ होता है तो यकृत यानी लीवर में। यकृत हिपेरिन नामक मुख्य पदार्थ बनाता है जो रक्तवाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होगा तो यकृत से होता है। यह क्षारीय द्रव है। पित्त का संचय पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है। तो पित्त निकलेगा कहाँ से तो यकृत से, और इसका संचय कहाँ होगा तो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी संचित रहता है। तो यकृत में क्या तो विटामिन ए और विटामिन डी यानी और कोई दूसरा विटामिन नहीं होगा, इसका मतलब।
आगे देखिए, यदि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज रक्त में आ जाता है तो यकृत में यानी लीवर में यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यह क्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन का परिवर्तन ग्लूकोज में हो जाता है, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? इसको कहेंगे हम लोग ग्लाइकोजिनोलिसिस। इसमें क्या लग गया? तो आपको ली लग गया। ये पहले क्या है? ये अगर किस में परिवर्तित, तो ग्लूकोज का अगर परिवर्तन होना है ग्लाइकोजन में, उसको कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। और यदि इसी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना है पुनः ग्लूकोज में, तो वह क्रिया क्या कहलाएगा? उसको कहेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस। जिनोलिसिस। भोजन में जहर से व्यक्ति की मौत होने पर पोस्टमार्टम में यकृत की जांच की जाती है। क्यों? क्योंकि इसी में से पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या खाया था, क्या पिया था। पीलिया एवं हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित अंग कौन है? तो यही यकृत है। जीभ से भी बार बार क्वेश्चन आता है। जीभ कैसा होता है? इस तरह का। जीभ के दोनों किनारे पर स्थित टेस्ट बैट्स से क्या होगा? तो खट्टेपन, यानी किनारे इधर की बात हो रही, इधर खट्टा का अनुभव होगा। जीवा के पिछले भाग यानी ऊपर यहाँ पर पिछले भाग पर स्थित टेस्ट बैट से कड़वेपन, यहाँ पर कड़वे का महसूस होगा। जीवा के अग्रभाग यहाँ से नमकीन व मीठे भाग का अनुभव होता है और जीवा का जो मध्य भाग है यह किसी प्रकार का स्वाद का अनुभव नहीं करता है। जंतु जगत, तो जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोटोजोआ मतलब एक कोषीय, दूसरा होता है मेटाजोआ यानी बहुकोषीय प्राणी। यानी प्रोटोजोआ एक कोषीय प्राणी और मेटाजोआ बहुकोषीय प्राणी। और इस जो बहुकोषीय प्राणी है इसके बहुत सारे 10 भाग हैं। जैसे पहला तो हम लोग देख लिए एक कोषीय प्रोटोजोआ, दूसरा आ गया मेटाजोआ। लेकिन मेटाजोआ में पहला होगा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेंटी हेलमेंथीज, नीमोटोडा, एनीलिडिया, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, संघ कार्डेटा। और मेटाजोआ में क्या होगा? एक अकशेरुकी और एक कशेरुकी, यानी एक हड्डी वाला और एक बिना हड्डी वाला। सिंपल शब्द याद कीजिए, सामान्य। यहाँ देखिए कशेरुकी जंतुओं में क्या होगा? तो वर्टिब्रेट्स में यानी मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जैसे चूहा, गाय, भैंस, मछली, मेढक, पक्षी आदि कशेरुकी जंतु हैं। वहीं अकशेरुकी जंतुओं में इनवर्टिब्रेट्स में मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जैसे कीड़े, मकोड़े, केंचुआ, तिलचट्टा, घोंघा आदि अकशेरुकी जंतु हैं। जंतुओं की कुल ज्ञात जातियों में सर्वाधिक संख्या ऑर्थोपोडा संघ की ही है। किसका? तो ऑर्थोपोडा संघ की। तो सबसे अधिक किसका संख्या? तो ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में देखिए यहाँ पर कीट ऑर्थोपोडा संघ का उदाहरण है, यानी जीव है। कीटों का शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है, यानी तीनों लगेगा कि यह अलग अलग डिवाइड है। झींगा मछली, क्रेफिश, सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं, यानी नाम फिश है लेकिन ये सब मछली नहीं है। तो कौन कौन? तो झींगा मछली, क्रेफिश, सिल्वर फिश ये सब ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं। जुगनू क्या है? तो एक कीट है। केंचुआ में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का जंतु है। तो ऑक्टोपस क्या है? तो मोलस्का। मोलस्का में क्या होगा? एक कठोर उपस आवरण होगा, उसके अंदर एक मुलायम प्राणी अंदर रहता है। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप तथा एबीज में से कौन समतापी है? समतापी मतलब किसी भी मौसम में उसका खून एक नियत ताप पर रहता है। जैसे कि मानव की बात है तो मत्स्य, उभयचर, सरीसृप एबीज में कौन है? तो ये बात होगी आपकी एबीज की। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसको कहेंगे ऑर्निथोलॉजी। वहीं मछलियों का अध्ययन तो इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। सरीसृपों का अध्ययन तो हर्पिटोलॉजी। मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा क्या है? तो मोलस्का एवं इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा उसको कहेंगे कॉन्कोलॉजी। क्या कहेंगे? कॉन्कोलॉजी। रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैटफिश में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो उसका नाम है कैटफिश। तो कैटफिश केवल मछली है, बाकी रजत फिश, क्रेफिश, जेलीफिश ये सब मछली न है। क्रेफिश एवं रजत फिश यानी सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। किससे? तो ऑर्थोपोडा संघ से। वहीं जेलीफिश सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित। किससे? सिलेंट्रेटा संघ से। टारपीडो को विद्युत मीन यानी टारपीडो मछली है, विद्युत मीन। हिप्पोकैम्पस को ऑसोमीन, गेम्बुसिया को मच्छर मीन, एस्कोलियोडोन
डॉन को स्वान फिश यानी कुत्ता मछली, सिंगिनेथस को नाल मीन कहते हैं। मतलब ये सब मछली है। मछली कौन कौन होगी आपको, तो टारपीडो, हिपोकैम्पस, गैम्बूसिया, एस एस्कोलियोडॉन यानी स्वान फिश, सिंगिनेथस, ये सब क्या है, तो ये सब मत्स्य वर्ग के उदाहरण हैं। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, तो पौधों के भाग, तो यह अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।